हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के जीके क्विज में। जैसा कि आपको पता है, आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से 3 गलत होंगे और एक सही होगा। आपके पास 5 सेकंड का समय होगा हर एक क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। सो विदाउट फर्दर डू आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कौन सी यूरोपियन कंट्री है जिसने डिक्लेयर कर दिया खुद को कि वो कोरोना वायरस पैंडेमिक से फ्री है? आपके ऑप्शंस है ए हंगरी, बी रोमानिया, सी स्लोवेनिया या फिर डी सर्बिया। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी स्लोवेनिया। स्लोवेनिया एक यूरोपियन देश है जो कि मार्च से कोरोना वायरस पैंडेमिक से डील कर रहा था और मार्च से ही वहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ था। हालांकि 20 अप्रैल के बाद से उन्होंने लॉकडाउन में काफ़ी सारे रिलैक्सेशन देना शुरू कर दी थी और अभी 14 मई को उन्होंने लेट नाइट अनाउंसमेंट किया है कि उनकी कंट्री कोरोना वायरस पैंडेमिक से बिल्कुल फ्री हो चुकी है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उनके वहाँ पे सिर्फ 7 केसेस ही आए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे शुरू हो चुका है पिछले 1-1.5 हफ्ते से और वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता स्कूल और कॉलेज भी शुरू हो जाएंगे अगले 1-1.5 हफ्ते तक। और गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है रेस्टोरेंट्स और होटल्स को भी ओपन करना जहाँ पे 30 से कम कमरे हों। आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एक साइक्लोन अलर्ट इशू किया है इंडियन कोस्ट लाइन, जो कि अक्रॉस बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के पास। उस साइक्लोन का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है ए लहर, बी तितली, सी हुडहुड या फिर डी अम्फन। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अम्फन। जो साइक्लोन अम्फन ये इफेक्ट करेगा इंडिया में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और बांग्लादेश को। हालांकि स्पेकुलेशन ये लगाया जा रहा है कि उड़ीसा मोस्ट इफेक्टेड प्लेस हो सकता है और इसलिए उड़ीसा की गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हुए 12 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिशियल वार्निंग भी इशू कर दी गई है और अलर्ट इशू कर दिया गया है। और गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं जो उड़ीसा के कोस्टल एरियाज के पास होकर गुजरती हैं, उनको भी रोक दिया जाए 3-4 दिन के लिए ड्यू टू दिस जो साइक्लोन चल रहा है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यूएस आर्मी की एक लेटेस्ट नई ब्रांच बनाई गई है आर्म्ड फोर्सेस की। उस फोर्स का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए मरीन कॉर्प्स, बी DEA, सी स्पेस फोर्स या फिर डी कोस्ट गार्ड। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये यूएस की 8वीं यूनिफॉर्म फोर्स होगी। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी स्पेस फोर्स। रिसेंटली उन्होंने अपना फ्लैग भी अनवील कर दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो यूएस स्पेस फोर्स है ये सबसे यंगेस्ट इनकी आर्म्ड फोर्स है, जो कि बनी थी 20 दिसंबर 2019 को। ये प्राइमरली बनाई गई है स्पेस वॉरफेयर के लिए, यानी कि अंतरिक्ष में जो लड़ाई होगी उसके लिए। काफ़ी एक बोल्ड और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक स्टेप है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि 1947 से ही ये डिपार्टमेंट था अंडर द यूएस एयरफोर्स, पर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद 2019 दिसंबर में इसे अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया गया यूएस स्पेस फोर्स। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि ये वन ऑफ द 8 यूनिफॉर्म फोर्सेज है यूएस में। तो कमेंट्स में बताइएगा कि बाकी 7 यूनिफॉर्म फोर्सेज कौन सी हैं। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। कौन से ऑनलाइन फूड और रेस्टोरेंट एग्रीगेटर ने कहा है लगभग अपने 13% स्टाफ को कि आप जॉब की तलाश कर लीजिए, क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए स्विगी, बी उबर ईट्स, सी डाइन आउट्स या फिर डी जोमेटो। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जोमेटो। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि जो जोमेटो के ओनर है उन्होंने अपने स्टाफ को रिसेंटली एक ईमेल सेंड की थी और इस ईमेल में उन्होंने अपने स्टाफ को कहा था कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6 मंथ्स
फॉर विच वी विल पे यू 50% ऑफ योर सैलरी, यानी कि अगले 6 महीनों तक हम आपको 50% तक सैलरी देंगे और इस टाइम में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप और कोई जॉब सर्च कर लीजिए। हालांकि इसको लेके भी बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक ऑर्डर निकाला है जिसमें सभी एम्प्लॉयज़ को स्ट्रिक्टली ये बोला गया है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल भी नहीं सकते और उनकी सैलरी भी नहीं काट सकते। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन आगे होती है। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। रिसेंटली किस देश ने यह संदेश दिया है एक तरह से कि वो जुलाई तक वेस्ट बैंक की टेरिटरी को अपने देश में मिला लेगा? आपके ऑप्शंस हैं ए जॉर्डन, बी इजराइल, सी इजिप्ट या फिर डी सीरिया। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी ये कहा था कि अगर वो दोबारा प्रधानमंत्री चुन के आते हैं तो वेस्ट बैंक को एनेक्स कर लेंगे इजरायली टेरिटरी में। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि 1967 में जो 6 डेज वॉर हुआ था जिसमें इजराइल की जीत हुई थी, उस वॉर में इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को भी जीत लिया था, पर हालांकि बाद में इजराइल ने वो टेरिटरी वापस कर दी जॉर्डन को। अभी इजराइल का यह है कि इजराइल का थोड़ा बहुत कंट्रोल है वेस्ट बैंक पे और वेस्ट बैंक से इजराइल पे अटैक होते रहते हैं, जिसको कि हमास अटैक करवाता है इन कोऑर्डिनेशन विद पैलेस्टीन, जॉर्डन और सीरिया, लेबनान, सबकी सपोर्ट रहती है इसमें। और इजराइल करंटली इस चीज़ को ये देखता है कि एज ए डेंजर ड्यू टू टुवर्ड्स देयर सोवरेनिटी, और इजराइल चाहता है कि वो एनेक्स कर ले वेस्ट बैंक को, और इस काम में यूएस उनकी पूरी सपोर्ट कर रहा है। और रिसेंटली यूएस में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, इसलिए इजराइल चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो उसे एनेक्स कर ले, क्योंकि अगर अगले प्रेसिडेंट यूएस के जो बाइडेन बनते हैं तो इजराइल के लिए मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। और इसीलिए देखते हुए यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रैंक के ऑफिसर माइक पोम्पो रिसेंटली इजराइल विजिट करते हैं और उन्होंने कहा भी है कि वो इजराइल की पूरी सपोर्ट कर रहे हैं वेस्ट बैंक एनेक्सेशन में। आगे बढ़ते हैं आज के 6th क्वेश्चन पे। इंडियन आर्मी ने प्रपोज किया है कि एक 3 साल का स्टेंट रहेगा इंडियन नेशनल्स का इंडियन आर्मी में। इस मूव का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए कॉल ऑफ ड्यूटी, बी देश सेवा, सी समर्पण या फिर डी टूर ऑफ ड्यूटी। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी टूर ऑफ ड्यूटी। रिसेंटली एक शायद आर्मी का इंटरनल मेमो लीक हो गया था, कुछ न्यूज़पेपर्स ने ये न्यूज़ कवर भी की थी कि इंडियन आर्मी कंसिडर कर रही है कि एक 3 साल का स्टेंट रहेगा जिसमें कि इंडियन नेशनल्स इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चले, करंटली इंडियन आर्मी में 2 ही प्रोसीजर हैं। एक है एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसमें से सर्विस का जो टेन्योर रहता है 12 या 14 साल का रहता है, और एक रहता है परमानेंट सर्विस कमीशन, यानी कि जब तक आप रिटायर रहते हैं तब तक आप आर्मी में ही रहते हैं। तो ये कंसिडर कर रहे हैं तीसरा एक वो बनाने का, तीसरी हायरार्की, जिसमें कि सिर्फ 3 साल के लिए आपको आर्मी में सर्व करना होगा। अभी रिसेंटली आर्मी के जो जनरल हैं थल सेनाध्यक्ष MM नरवणे, उन्होंने भी ये कहा कि आर्मी कंसिडर कर रही है टूर ऑफ ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करने का। आगे बढ़ते हैं आज के 7th पे। रिसेंटली NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन को अरेस्ट किया है ड्यू टू हिज रोल इन, आपके ऑप्शंस हैं ए सांबा स्पाइस स्कैंडल, बी इसरो एस्पियोनॉज, सी वाइजैग एस्पियोनॉज या फिर डी माधुरी गुप्ता। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वाइजैग एस्पियोनॉज। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रिसेंटली मुंबई के एक बिजनेसमैन हारून हाजी अहमद को अरेस्ट किया है इसी शुक्रवार को, यानी कि कल, फॉर हिज रोल इन जो वाइजैग एस्पियोनॉज केस हुआ था। वाइजैग एस्पियोनॉज केस एक रीसेंट केस था जो कि 2019 में अनअर्थ हुआ था, जिसमें आंध्र प्रदेश पुलिस ने यह बताया था कि वाइजैग में कुछ नेवी के ऑफिसर्स और कुछ पाकिस्तानी नेशनल्स मिलके इंडियन नेवी के सीक्रेट्स पाकिस्तान को सप्लाई कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी और काफ़ी शॉकिंग रेवलेशंस थे, और इसी केस को लेके NIA ने अरेस्ट किया है मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन को, क्योंकि NIA का ये कहना है कि ये बिजनेसमैन उनको हवाला चैनल्स के थ्रू मनी सप्लाई करता था, और जो इंडियन नेवी के ऑफिसर्स थे उनके अकाउंट में पैसे वगैरह भी यही पहुंचाते थे विद द हेल्प ऑफ ISI, और इसमें एक पाकिस्तान बेस्ड विमेन भी अरेस्ट हुई हैं। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने नई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं एक चाइनीज़ मोबाइल जायंट पे।
उस चाइनीज़ मोबाइल जायंट का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए शाओमी, बी ओप्पो, सी हुआवे या फिर डी ZTE। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हुआवे। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि अभी रिसेंटली यूएस डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू की है जिसमें कि अपने सभी यूएस के सभी मैन्युफैक्चरर्स को ये बोला गया है कि आप हुआवे के साथ कोई भी डील नहीं कर सकते और हुआवे कंपनी को कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर मेड इन यूएस नहीं बेचा जाएगा। ये काफ़ी बड़ा ब्लो हो सकता है हुआवे के लिए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि यूएस के रिलेशन चाइना के साथ काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और इसमें हुआवे एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर चुका है। मैंग वाजाऊ जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है हुआवे की और हुआवे के जो ओनर है उनकी बेटी भी हैं, उन पे यूएस में एलिगेशन लगे हैं और यूएस में वो वांटेड भी हैं एज ए क्रिमिनल। वो यूएस के जो ईरान पे जो यूएस ने जो सैंक्शन लगाए हैं उसके रिगेंस्ट उन्होंने कुछ फंड्स जो थे ईरान को डाइवर्ट करने की ट्राई की ताकि यूएस जो थे सैंक्शंस हटा दे। काफ़ी बड़े एक्विजिशन थे और काफ़ी बड़ा स्कैंडल भी था। इसी को देखते हुए यूएस ने हुआवे पे पिछले साल काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे और यूएस में हुआवे लगभग एक तरह से बैन ही कर दिया था। और अभी भी यूएस ने अपने जितने भी यूएस में टेक्नोलॉजिकल पार्टनर हैं सभी को ये बोल दिया हुआ है कि आप हुआवे के साथ कोई भी टेक्निकल टर्म्स या कोई भी टेक्निकल डील्स मत करिए। ना ही हुआवे को यूएस मेड कोई सॉफ्टवेयर मिलेगा, ना ही हार्डवेयर मिलेगा। हुआवे ने जब लास्ट टाइम यूएस ने ये रिस्ट्रिक्शन हुआवे पे लगाई थी तो हुआवे ने इससे बचने के लिए किया था क्योंकि उस टाइम पे तक हुआवे यूज़ करता था क्वालकॉम के प्रोसेसर्स। उसके बाद हुआवे ने अपने हाई सिलिकॉन के प्रोसेसर यूज़ करना शुरू कर दिया। बट उन प्रोसेसर्स में भी जो मटेरियल यूज़ होता है, जो सेमीकंडक्टर्स या और भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी मेड इन यूएस है। जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर मेड इन यूएस है। पर अब जब यूएस ने ये बोल दिया कि सॉफ्टवेयर भी यूज़ नहीं होगा और टेक्नोलॉजी भी यूज़ नहीं होगी तो ये बहुत बड़ी ब्लो हो सकती है हुआवे के लिए और यूएस चाइना ट्रेड वॉर के लिए और आगे लेके जा सकती है। आगे बढ़ते हैं आज के 9th क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में हमारे वित्त मंत्री ने अनाउंस करी है एक स्कीम वन नेशन वन डैश सिस्टम बाय मार्च 2021। आपके ऑप्शंस हैं वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन हेल्थ केयर या वन नेशन वन वेजेस। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है वन नेशन वन राशन कार्ड। श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंसमेंट करी थी कि मार्च 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के पीछे प्राइमरी रीज़न ये दिए गए हैं कि जैसे कंसिडर कर दीजिए जो प्रवासी मजदूर हैं जो अब ड्यू टू दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक अपने होम टाउन में वापस जा रहे हैं, उनमें से कईयों के राशन कार्ड जिस जगह पे वो काम कर रहे थे वहाँ पे बने हैं और अब उन्हें अपने होम टाउन में वापस जाकर राशन लेना होगा तो वो राशन नहीं ले पाएंगे। इसके लिए किया गया है कि एक राशन कार्ड पूरे देश में वैलिड होगा, यानी कि अगर आप सपोज करें जम्मू कश्मीर के सिटीज़न हैं तो आप उसी राशन कार्ड से जम्मू कश्मीर में भी ले सकते हैं और उसी राशन कार्ड से आप तमिलनाडु में जाके भी राशन ले सकते हैं। तो काफ़ी बोल्ड और काफ़ी एम्बिशियस स्टेप है ये। इसमें आधार का काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा और गवर्नमेंट ने ये भी बताया है कि इस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के लिए जैसे कि सपोज एक फैमिली में 4 मेंबर है और अगर एक ही मेंबर जाता है बाहर तो वो जो मेंबर होगा वो अपना राशन अलग से ले पाएगा जिस भी स्टेट में वो जाएगा वहाँ से, और जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो वहीं से लेंगे जहाँ पे उनका राशन कार्ड बना होगा। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। सोहारी खोवार पेंटिंग जिसे रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला है ये किस स्टेट की है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी असम या फिर डी झारखंड। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी झारखंड। जो सोराई खोबर जो पेंटिंग है ट्रेडिशनल एक आर्ट है झारखंड का लोकल ट्राइबल विमेन का जो प्राइमरली सामने आता है ड्यूरिंग हार्वेस्ट और मैरिज सीजन्स में। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। DST इंस्पायर यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च फैसिलिटी भोपाल ने रिसेंटली एक लाइट वेट डैश को डेवलप करा है जो रिप्लेस कर सकता है लेड बैटरीज। आपके ऑप्शंस हैं ए लिथियम पॉलीमर, बी लिथियम आयरन फॉस्फेट, सी कार्बन फोम या फिर डी एल्यूमिनियम एयर। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कार्बन फोम। ये रिसेंटली कार्बन फोम डेवलप करा गया है
जो कि लाइट वेट है और रिप्लेस कर सकता है लेड बैटरीज को। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। भारत की तरफ से 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग में किसने पार्टिसिपेट करा था? आपके ऑप्शंस है ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी प्रकाश जावड़ेकर, सी पीयूष गोयल या फिर डी जितेंद्र सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग, जो कि 14 मई को हुई थी। ये हुई थी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 5 मई, बी 15 मई, सी 16 मई या फिर डी 10 मई। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 15 मई। इसको सेलिब्रेट करने के पीछे प्राइमरी रीज़न ये है ताकि फैमिलीज एक दूसरे के क्लोज आए, और जो लोग एक फैमिलीज के साथ नहीं रहते हैं और फैमिलीज के साथ नहीं रहने के कारण जो अकेले रहते हैं और उनमें जो सोशल स्टिग्मा डेवलप हो जाता है उसको दूर किया जाए और वो सोशलाइज कर सके एक दूसरे के साथ और फैमिलीज के साथ रहें। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पे। डायबिटिक पेशेंट्स में सस्टेन इंसुलिन डिलीवरी के लिए एक सिल्क बेस्ड हाइड्रोजेल इंजेक्टेबल बनाया गया है। इसे बनाने वाले कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए DRDO, बी CSIR, सी JNCASR या फिर डी ARI। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी JNCASR यानी कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। इन्होंने ये जो हाइड्रोजेल बेस्ड सस्टेनेबल इंसुलिन डिलीवरी जो इंजेक्शन बनाया है, इसे अभी टेस्ट किया गया है डायबिटिक रैट के ऊपर और इसके पेटेंट के लिए भी अप्लाई कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पे। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जो सीट्स रिजर्व थी एंग्लो इंडियंस की पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में, उन्हें अबॉलिश कर दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 44th, बी 104th, सी 91st या फिर डी 126th। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 104th। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताते चले 1952 से लेकर 2020 तक 2 सीट्स रिजर्व रहती थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए, और ये जो मेंबर्स थे ये चूज किए जाते थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, नॉमिनेट किए जाते थे और ये चूज किए जाते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइस पर। तो ये अबॉलिश कर दिए गए थे 126 अमेंडमेंट बिल में, और जब ये एक्ट बना तो 104th एक्ट बन के आया था। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पे। करंट नंबर 1 टेनिस प्लेयर कौन है मेल्स में? आपके ऑप्शंस हैं ए रॉजर फेडरर, बी राफेल नडाल, सी नोवाक जोकोविच या फिर डी एंडी मरे। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पे। किस स्नूकर प्लेयर को फेमसली रॉकेट भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए रॉनी ओसुलिवन, बी जिमी वाइट, सी एलेक्स हिगिंस या फिर डी पंकज अडवाणी। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रॉनी ओसुलिवन। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन पे। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए विलियम सेकंड, बी नेपोलियन, सी बिस्मार्क या फिर डी जॉर्ज फिफ्थ। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क ने ये स्पीच दी थी 30 सितंबर 1862 को, जब वो प्रेसिडेंट मिनिस्टर थे प्रशिया के। रशिया यानी कि फॉर्मर जर्मनी भी आप कंसिडर कर सकते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए, यानी कि जो भी जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थी उनकी यूनिफिकेशन करके एक जर्मनी बनाई जाए। इस पॉलिसी का उनको नाम दिया था उन्होंने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे।
वियतनाम वॉर में यूएस ने केमिकल एजेंट स्प्रे किया था वियतनाम के ऊपर। आपके ऑप्शंस हैं ए मस्टर्ड गैस, बी एजेंट ऑरेंज, सी सरीन गैस या फिर डी टेयर गैस। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी एजेंट ऑरेंज। यूएस मिलिट्री ने ये यूज़ किया था वियतनाम वॉर में वियतनाम के अगेंस्ट अपने ऑपरेशन रैन चाइल्ड के दौरान। ये यूज़ किया गया था 1961 से 1971 तक और वियतनाम के अकॉर्डिंग अप टू 4 मिलियन पीपल यानी कि लगभग 40 लाख लोग आज भी इससे इन्फेक्टेड हैं, इससे अफेक्टेड हुए थे। और आज भी जो बच्चे वहाँ पे पैदा होते हैं वो भी डिफॉर्म पैदा होते हैं, उनमें इलनेस होती है, उनमें डिजीज़ होती हैं। इवन कि यूएस वॉर वेटरन्स थे यानी कि यूएस के जो सोल्जर्स जो वहाँ पे सर्व कर रहे थे वो भी एजेंट ऑरेंज के इफेक्ट में आने के कारण उनकी आगे की जनरेशन्स भी काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्म पैदा होती हैं यानी कि बच्चों में बीमारी होती है और काफ़ी ज़्यादा म्यूटेटेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट और 20th क्वेश्चन पे। फ्रांस के राजा किंग लुइस 16 की बीवी का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस है ए मैरी थेरीस, बी मैरी एंटोनिएट, सी मरिया थेरेसा या फिर डी जोआन ऑफ आर्क। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मैरी एंटोनिएट। मैरी एंटोनिएट और उनके पति किंग लुइस दोनों की ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हत्या कर दी गई थी रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा एक कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।